हाँ छिलमिल बोल। नहीं यार आज नहीं, मैं जरा डॉक्टर संधू के घर आया हूँ, उनके वसीयत के सिलसिले में। ठीक है चल बाद में फोन। डॉक्टर संधू, डॉक्टर संधू, डॉक्टर संधू। डॉक्टर संधू, केडी, क्या कर रहे हैं आप? ये सब क्या है, क्या हुआ? रमनीश, मेरा घर जमाई। ही इज डेड डॉक्टर संधू। डॉक्टर संधू आपका जमाई तो मर चुका है, कैसे हुई है? मुझे नहीं पता, मैं तो 10 मिनट पहले ही यहाँ पर आया था और आकर देखा इसकी लाश को। पुलिस को इत्तला की? मैं बस करने ही वाला था। मैं प्लीज फोन करिए, नहीं तो आप मुश्किल में आ जाएंगे। मुश्किल हो जाएगी, लेकिन मैंने इसको नहीं मारा। जैसा मैं कहता हूं वैसा करिए, पुलिस को फोन करिए। केडी, एक फेवर करोगे? बोलिए। यहाँ से एक बंगला छोड़कर हाउस नंबर 43, उसमें ऋषि ढिंगरा रहते हैं, वहां मेरी बेटी राशि, जाकर उसे ले आओ प्लीज। मैं ले आता हूँ, फोन करिए। अच्छा। कौन है तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मिस्टर ढिंगरा के यहाँ चला। ये हाउस नंबर 42 है, 43 वो है। थैंक यू। ये कैमरा लगाया हुआ है आपने? चलिए जाइए यहाँ से। राशि प्लीज रो मत, मैं रमनीश से बात करूंगा। अब कोई फायदा नहीं, बहुत देर हो चुकी है। राशि, मैं तो कहती हूँ कि तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। सुमन, ये कैसी बात कर रही हो तुम? पुलिस क्या कर लेगी? मिस्टर ऋषि ढिंगरा, हाय, मेरा नाम केडी पाठक है। डॉक्टर संधू ने भेजा है राशि को लेकर। मैं हूँ राशि। क्या बात है, पापा ठीक तो है? जी जी, आपके पापा तो ठीक है, लेकिन आपके पति। क्या हुआ रमनीश को? I'm sorry, he has passed away. ये क्या कह रहे हैं आप? क्या
क्या आपको पूरा यकीन है कि रमनीश मर चुका है? चेहरा नीला पड़ा हुआ है, गर्दन पे यहाँ इंजेक्शन का निशान भी है। लगता है जहर से मौत हुई है। सर, झाड़ियों में ये सिरिंज और घड़ी मिली। शायद ये वही जहर का इंजेक्शन है जिससे रमनीश की जान ली गई है। और ये घड़ी? केडी, इस घड़ी का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। कत्ल का हथियार ये सिरिंज है। डॉक्टर संधू, कहीं आपकी तो नहीं? मैंने अपने दामाद को नहीं मारा। मैं एक डॉक्टर हूं, मैं लोगों की जान बचाता हूं, उन्हें मारता नहीं। योर ऑनर, मुल्जिम के झूठ से पहले मैं कत्ल की रात का सच दोहराना चाहूंगी। 8 सितंबर की रात थी। रमनीश चावला और उनकी पत्नी राशि चावला के नेबर्स मिस्टर एंड मिसेस ढिंगरा ने उनको डिनर पर बुलाया था। रात के ठीक 8 बजे थे। हंसी मजाक के माहौल में अचानक रमनीश और राशि के बीच हुआ जबरदस्त झगड़ा और रमनीश ने राशि पर हाथ उठाया और गुस्से में वहां से चले गए। हैरान राशि ने तुरंत अपने पिता डॉक्टर संधू को वहीं से फोन किया और रमनीश की शिकायत की। डॉक्टर संधू गुस्से में तपते हुए घर पहुंचे और ठीक 9:25 पर एज पर फॉरेंसिक्स उन्होंने अपने दामाद का कत्ल कर दिया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन के पास इस इल्जाम का कोई गवाह नहीं। सस्टेन। रमनीश चावला के कत्ल की वजह क्या थी? कैसे हुआ उसका कत्ल? इस इंजेक्शन से। योर ऑनर, मिस्टर रमनीश चावला का कत्ल इस इंजेक्शन में भरे हुए जहर पोटेशियम क्लोराइड से हुआ है। पोटेशियम क्लोराइड जिसे डॉक्टर अपने पेशेंट के ब्लड में पोटेशियम की कमी का इलाज करने के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं, और वही डॉक्टर यह भी जानता है कि अगर इसका डोसेज बढ़ाकर गर्दन के नस में डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाए तो पेशेंट की मौत हो जाती है। योर ऑनर, मेरे हिसाब से अपनी बेटी की बात सुनकर डॉक्टर संधू ने गुस्से में आकर अपने दामाद रमनीश को जहर भरे इंजेक्शन से मार दिया। क्यों डॉक्टर संधू? सही कहा ना मैंने? सही कहा ना? सिर्फ हाँ या ना में जवाब। जी हाँ, लेकिन कुछ नहीं, सिर्फ हाँ या ना। दहीसर में दवाइयों की आपकी फैक्ट्री है जहां आप दूसरी दवाइयों के साथ पोटेशियम क्लोराइड भी बनाते हैं। हाँ या ना? जी हाँ, पर हाँ या ना? हाँ। और एक बात डॉक्टर संधू, रमनीश को जिसने इंजेक्शन लगाया था वो बड़ा ही माहिर हाथ था। एक ही प्रिक में सॉल्यूशन सीधी जगह सही नस में। अब इतना माहिर हाथ तो किसी डॉक्टर का ही हो सकता है। हाँ या ना? हाँ या ना? ना प्रोसिक्यूटर साहब। योर ऑनर, माना कि इंजेक्शन लगाना एक कला है, लेकिन इतना असंभव काम भी नहीं कि एक आम आदमी कुछ समय में ना सीख सके। इसीलिए योर ऑनर, ये जरूरी नहीं कि वो इंजेक्शन डॉक्टर संधू के हाथों से ही लगा। जरूरी है केडी, क्योंकि ये उसी कंपनी की सिरिंज है जो डॉक्टर संधू अपने क्लिनिक में अपने पेशेंट पर यूज करते हैं। हाँ, और ये सिरिंज किसी भी केमिस्ट से कोई भी खरीद सकता है। मैं आप एनीबॉडी। सिरिंज खरीदी जा सकती है केडी, लेकिन उस पर लगे उंगलियों के निशान नहीं जो डॉक्टर संधू के हैं। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, ये आम बात है कि आजकल डिस्पोजेबल सिरिंजेस बनाए जा सकते हैं। हो सकता है कि ये सिरिंज डॉक्टर संधू ने इस्तेमाल करके डिस्पोज किया हो और किसी ने। एनीवे, मैं डॉक्टर संधू को बरसों से जानता हूं।
और ये एक निहायत ही इज्जतदार और जिम्मेदार डॉक्टर है। ये किसी की जान नहीं ले सकते। और जरा सोचिए यार, एक पिता अपने दामाद को मारकर अपनी बेटी को विधवा क्यों करना चाहेगा? लेकिन अगर बेटी को ही विधवा बनने में कोई एतराज ना हो तो केडी पाठक। योर ऑनर, मैं मिसेस राशि को कटघरे में बुलाना चाहूंगी। इजाजत है। राशि जी, 8 सितंबर की उस रात जब आप और आपके पति मिस्टर और मिसेस ढिंगरा के घर डिनर पर गए थे, तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि हंसी मजाक का माहौल युद्ध में बदल गया? वो रमनीश मुझ पे इल्जाम लगा रहा था। कैसा इल्जाम? बेवफाई का। उसे लगता था कि मेरा किसी और के साथ अफेयर है। कहीं रमनीश की ये तोहमत सच्ची तो नहीं थी? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर 11 अगस्त को डिवोर्स लॉयर उमेश सोलकर से आपने डिवोर्स के पेपर क्यों बनाए? जवाब दीजिए। आप रमनीश से छुटकारा पाना चाहती थी और ये छुटकारा दिया आपके पिता ने। नहीं, ना मैंने रमनीश को मारा है और ना ही मेरे पापा ने। राशि जी, आपके पापा ने तो डेफिनेटली रमनीश को नहीं मारा, लेकिन आपके बारे में फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता। देखिए, पुलिस को कत्ल के औजार के साथ यानी कि उस सिरिंज के साथ ये अलार्म क्लॉक भी बरामद हुआ है। उस सिरिंज पर तो आपके पिताजी की उंगलियों के निशान है, लेकिन इस अलार्म क्लॉक पर आपकी उंगलियों के निशान है। राशि जी, ये कैसे? हाउ डिड इट हैपन? मेरे? लेकिन इस पर कैसे? मुझे नहीं पता, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। लेकिन केडी, रमनीश की मौत तो जहर भरे इंजेक्शन से हुई थी। इस अलार्म क्लॉक का उस केस से क्या लेना देना? योर ऑनर, कत्ल का समय फोरेंसिक्स के अनुसार 9:25 है और जब पुलिस ने यह अलार्म क्लॉक बरामद किया तो इस पर अलार्म लगा हुआ था योर ऑनर 9:25 का। सेम टाइम एज टाइम ऑफ डेथ योर ऑनर। अब ये इत्तेफाक है या? क्यों नहीं? घड़ी के अलार्म और रमनीश की मौत का क्या ताल्लुक? बहुत गहरा ताल्लुक है। नाउ मिस जाफरी, इफ यू डोंट माइंड, मे आई? थैंक यू। हाँ तो राशि जी, टाइम ऑफ डेथ 9:25, 9:25। आप उस वक्त कहाँ थी? मैं वहीं जहां आप मुझे मिले थे, सुमन के घर पर। लेकिन सुमन ढिंगरा जी के लिखित बयान के अनुसार तो आप 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक उनके घर पर नहीं थी। ये कहकर गई थी कि आप अपने रूठे हुए पति को मनाने जा रही हैं। मनाने या मारने? केडी, ये क्या कह रहे हो? डॉक्टर साहब प्लीज शांत रहिए। हाँ, मनाने या मारने? वो मैंने सुमन से झूठ कहा था। मैं अपने घर नहीं गई थी और ना ही मैं रमनीश से मिली। नहीं, तो कहाँ चली गई थी आप? 9 और 10 बजे के बीच आप कहाँ थी? मैं जमाल के घर। जमाल के घर? कौन जमाल? ओ, मिस्टर जमाल अहमद, आपके पड़ोसी जो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी है। इट्स ऑड नो, आप अपनी दोस्त से कहकर गए कि आप अपने रूठे हुए पति को मनाने जा रही हैं और मनाने के बहाने आप अपने पड़ोसी जमाल के घर पहुंच गई। क्यों, ऐसा कुछ चल रहा था क्या आपके और जमाल के बीच? हाँ या ना में जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। सोच समझ के आराम से जवाब दीजिए। टेक योर टाइम। वो जमाल वही आदमी है जिसके लिए मैं रमनीश को छोड़ना चाहती थी। मैं जमाल से प्यार करती हूँ। ऑर्डर ऑर्डर। तो इसी प्यार की खातिर आपने अपने पति की हत्या कर दी। करेक्शन। राशि ने पापा से कंप्लेन की और पापा ने दामाद की जान ले ली। आखिर बच्चों की खुशी के लिए माँ बाप जान दे सकते हैं तो कभी कभी जान ले भी सकते हैं।
मुझे जमाल और राशि के बारे में बिल्कुल ही पता नहीं था। डॉक्टर साहब, योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि जमाल साहब कटघरे में आए और बताएं हमें कि इस मामले के बारे में वो क्या जानते हैं। डॉक्टर संधू सच कह रहे हैं, उन्हें मेरे और राशि के रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं पता था। हाँ, लेकिन रमनीश को इस बात की खबर थी। हाँ, उसे पता चल गया था और इसी वजह से वो राशि को तलाक नहीं दे रहा था। इंटरेस्टिंग। ये बताइए मिस्टर अहमद कि कत्ल के वक्त 9:25 पर आप कहाँ थे? मैं अपने घर पे ही था और राशि मेरे साथ ही थी। मैं उसे दिलासा दे रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सब कुछ ठीक हो गया रमनीश की मौत से। वैसे मिस्टर अहमद, राशि के अलावा कोई है और जो ये साबित कर सकता है कि आप अपने घर पर ही थे राशि के साथ और रमनीश के वहां नहीं? जी नहीं। हाँ, यानी कि आप दोनों लवर्स, एक दूसरे का बयान ही है जो एक दूसरे को बचा सकता है। थोड़ा लव स्टोरी मिस्टर अहमद। थैंक यू। अरे सुनिए मिस्टर अहमद, उस दिन गलती से जब मैं आपके कंपाउंड में आ गया था तो वहां लगे कैमरा ने मेरी फोटो खींच ली थी। जरा अदालत को बताइए उस कैमरे की कहानी। सर, एक्चुअली मेरे आम के पेड़ हैं जिन पे बहुत कीमती आम उगते हैं। कुछ दिनों से वो धीरे धीरे आम चोरी हो रहे थे। मुझे शक था कि पड़ोस के लड़कों की हरकत है ये। उनके लिए मैंने एक ट्रैप सेट किया। एक ट्राइपॉड स्टैंड पर मैंने एक कैमरा फिक्स किया। उसके शटर से मैंने एक धागा बांधा जिसका दूसरा छोर मैंने पेड़ से बांध दिया, ताकि जैसे ही कोई चोर उस धागे पर अपना पैर रखे उसकी फोटो खिंच जाए और मैं रंगे हाथ उस चोर को पकड़ लूं। क्या बात है, बड़ी चतुराई से जाल बिछाया आपने। योर ऑनर, इस आम के पेड़ और इस कैमरा का इस केस से क्या कनेक्शन है? केडी, नहीं योर ऑनर, कोई कनेक्शन नहीं। लेकिन इस अलार्म क्लॉक का इस केस से बहुत गहरा कनेक्शन है। फिर वही घड़ी जिसका भी इस केस से कोई कनेक्शन नहीं है। योर ऑनर, वारदात की जगह से पुलिस ने इस घड़ी को कत्ल के औजार के साथ बरामद किया है। इस पर एग्जैक्ट टाइम ऑफ डेथ का अलार्म लगा था और प्रोसिक्यूटर साहिबा कह रही हैं कि इसका कत्ल से कोई कनेक्शन नहीं। आई थिंक केडी इज राइट अनुष्का। शायद इस घड़ी की वजह से हमें कोई सुराग मिले। हाँ तो मिस्टर अहमद, ध्यान से देखिए इस घड़ी को। आपकी है? जी नहीं। या तो आपकी याददाश्त कमजोर है या फिर आपकी नजर, क्योंकि इस घड़ी के पीछे एक क्लॉक रिपेयर शॉप का टैग लगा हुआ है जिस पर रिपेयर की तारीख 19 जनवरी 2011 और मालिक का नाम मिस्टर जमाल अहमद आप ही का नाम है। जी, शायद ये घड़ी मेरी हो सकती है। तो बताइए कि आपकी इस घड़ी पर आपकी प्रेमिका राशि जी की उंगलियों के निशान कैसे आ गए? कभी राशि घर आई होगी, उसने उस घड़ी को छुआ होगा और उसकी उंगली के निशान इस पे। ये भी बता दीजिए कि ये घड़ी डॉक्टर संधू के घर पर कैसे पहुंच गई? ये मुझे कैसे पता? फिर किसे बताऊं? हाँ, याद आया। आज से कुछ 2 महीने पहले मिसेस सुमन ढींगरा ने मेरे से एक घड़ी बोरो करी थी। बेहतर होगा अगर आप ये सवाल उनसे पूछें। योर ऑनर, मैं मिस्टर अहमद की बात से सहमत हूं। मैं चाहता हूं कि सुमन जी कटघरे में आकर मेरे प्रश्न का उत्तर दें। इजाजत है। जी, वो मेरा अलार्म क्लॉक खराब हो गया था, इस वजह से मैंने मिस्टर जमाल से उनकी घड़ी उधार ली थी। यही घड़ी? जी। तो फिर सुमन जी, ये घड़ी रमनीश की मौत के बाद कत्ल के औजार के साथ डॉक्टर संधू के घर के बाहर झाड़ियों में कैसे पहुंच गई? जी, मुझे नहीं पता, क्योंकि कत्ल से 2 दिन पहले ही ये घड़ी हमारे घर से चोरी हो गई थी। चोरी हो गई थी? जी। आर यू श्योर सुमन जी? जी। सिस्टर सुमन, क्या बात है? मेरे आपको सिस्टर पुकारते ही आप झेप गई। योर ऑनर, मैंने इन्हें सिस्टर इसलिए कहा क्योंकि शादी से पहले ये डॉक्टर संधू की क्लिनिक में बतौर नर्स काम करती थी। यानी इंजेक्शन लगाना बखूबी आता है या नहीं मिसेस सुमन?
जी, लेकिन कत्ल के वक्त मैं अपने घर पर थी। इस बात का कोई गवाह? जी, गवाह तो कोई भी नहीं, क्योंकि उस वक्त मैं घर पर अकेली थी। What? आप घर पर अकेली थी? आपके पति मिस्टर ऋषि ढिंगरा वो कहाँ थे? जी, ऋषि रमनीश से मिलने के लिए डॉक्टर संधू के घर गए थे। योर ऑनर, ऋषि रमनीश से मिलने डॉक्टर संधू के घर गए थे। जी हाँ, मेरी वाइफ ठीक कह रही। उस रात मैं अपने घर से निकलकर रमनीश के घर की ओर गया था। क्यों गए थे वो? जी, राशि ने हम लोगों से कहा था कि वो रमनीश को लेकर हमारे पास आई, लेकिन जब वो नहीं आई तो मुझे लगा कहीं उन दोनों के बीच फिर से लड़ाई ना हो गई। इसीलिए मैं उन दोनों को समझाने के लिए उनके घर की ओर गया, लेकिन मैं अंदर नहीं गया था। आप उनके घर की ओर निकले थे लेकिन अंदर गए नहीं, ये बात हम कैसे मान लें मिस्टर ढिंगरा? एनीवे, ये बताइए कि इस घड़ी के बारे में कुछ जानते हैं आप? क्या है इसका राज? ये डॉक्टर संधू के बाहर उन झाड़ियों में कैसे पहुंचा? और 9:25 का अलार्म इस पर किसने लगाया? कुछ जानकारी है इसके बारे में? सॉरी, मुझे इस घड़ी के बारे में कुछ नहीं पता। चलिए ये बताइए कि जिस समय आप डॉक्टर संधू के घर की ओर बढ़े थे, आपकी घड़ी में क्या समय हो रहा था? सॉरी, मुझे कुछ याद नहीं। मैं बताती हूँ। कत्ल का वक्त 9:25, क्योंकि केडी पाठक की तरह ऋषि ढिंगरा भी गलती से जमाल अहमद के कैमरा जाल के शिकार बने। जो उस कैमरा ने 9:25 पर खींचा। प्रोसिक्यूटर साहब, आप इतना यकीन से कैसे कह सकती हैं कि जब ये तस्वीर ली गई उस समय 9:25 ही हो रहे थे? केडी साहब, अब ये तो हमें जमाल अहमद ही बताएगा। जी, ऋषि सच कह रहा है। 9:25 पे राशि मेरे साथ मेरे घर पर ही थी। तभी अचानक मैंने बाहर एक फ्लैश देखा। मैं अपनी स्टिक लेकर बाहर गया और मुझे लगा कि चोर पकड़ा गया, पर जब मैं बाहर पहुंचा तो कोई था नहीं, सिर्फ ऋषि की फोटोग्राफ खिंच चुकी थी। मिस्टर ऋषि, आप डॉक्टर संधू के घर जाने के लिए निकले तो थे, लेकिन वहां गए नहीं, और मिस्टर जमाल अहमद ने भी आपको वहां देखा नहीं। जी, वो इसलिए कि उस फोटो के फ्लैश के बाद जब मैं आगे बढ़ा तो संधू विला में मैंने डॉक्टर संधू की कार को देखा। मुझे लगा जब डॉक्टर संधू खुद ही वापस आ गए तो अपने घर का झगड़ा खुद ही सुलझा लेंगे, इसलिए मैं मुड़ा और अपने घर की ओर वापस आ गया। 1 मिनट, 9:25 पर डॉक्टर संधू की गाड़ी अपने बंगले पर खड़ी थी, लेकिन आपने तो अपने बयान में यह कहा था कि आप रात को प्ले देखने गए थे और 10 बजे के बाद ही लौटे थे। डॉक्टर संधू, आप वहां कत्ल के बाद नहीं, बल्कि कत्ल से पहले पहुंचे थे। हाँ या ना में जवाब दीजिए। प्रोसिक्यूटर साहिबा, डॉक्टर संधू थिएटर में प्ले देखने ही गए थे, ये रही प्ले की टिकट। जी, मैं कत्ल के बाद पहुंचा था, पूरा प्ले देखकर। आप कौन सा प्ले देखने गए थे? मैं नीरज मिश्रा का कागज की कश्ती। अरे वाह, मैंने भी वो प्ले देखा है। तो प्ले के अंत में क्या होता है? क्या चारुलता की शादी नरेन से हो जाती है? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। मुझे पता नहीं। अरे, अभी अभी तो आपने कहा कि आपने प्ले देखा। चलिए मैं बताती हूँ। सच्चाई ये है कि आपने प्ले का एंड देखा ही नहीं। असल में राशि के फोन के बाद मैं टेंशन में आ गया और जल्दी घर लौट आया था, ये सोचकर कि मैं बेटी और दामाद का झगड़ा निपटा सकता हूँ। पर घर लौटने के बाद मैं नीचे ही रहा, ऊपर नहीं गया। क्यों? इन सारे टेंशन की वजह से मेरे सीने में दर्द उठा था। मैं नीचे आया, अपने कमरे में गया, सोचा कुछ देर आराम कर लेता हूँ। नींद लग गई। लगभग 1 घंटे के बाद मैं उठा और उसके बाद फिर मैं ऊपर गया। वहां मैंने रमनीश की लाश देखी। आप झूठ बोले डॉक्टर संधू। योर ऑनर, 9:25 पर संधू विला में हुआ रमनीश चावला का कत्ल ठीक उसी वक्त
राशि चावला जमाल अहमद के साथ उसके घर पर थी। ठीक उसी वक्त सुमन ढिगरा अपने घर पर अकेली थी और ठीक उसी वक्त ऋषि ढिंगरा घर के बाहर जमाल अहमद के आम के पेड़ के पास था। और अगर कोई मौजूद था घर पे रमनीश चावला के साथ, तो वो है सिर्फ डॉक्टर संधू। और ये सारी बात अदालत में मानी गई है और साबित भी की गई। इसलिए विदाउट एनी डाउट रमनीश चावला के कातिल डॉक्टर संधू ही है। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, हर जुर्म का एक मकसद होता है और मैं अदालत में दोहराना चाहूंगा कि डॉक्टर संधू के पास अपने दामाद की हत्या करने का कोई मकसद नहीं था, कोई वजह नहीं थी। वजह थी और ये साबित करेगा इस केस में मेरा आखिरी गवाह, और वो आखिरी गवाह है खुद मिस्टर केडी पाठक। मिस्टर केडी पाठक इस केस में मेरा आखिरी गवाह, और वो आखिरी गवाह है खुद मिस्टर केडी पाठक। मिस्टर केडी पाठक ऑर्डर ऑर्डर। सीरियसली? You must be joking. No, I'm not. केडी, आप केडी को बुलाना चाहेंगे? योर ऑनर, मिस्टर केडी पाठक वो पहले शख्स थे जिन्होंने डॉक्टर संधू को लाश के पास देखा। हाँ योर ऑनर, लेकिन मुझे कोई गवाहनामा, कोई समन्स नहीं भेजा है। योर ऑनर, अगर आपकी इजाजत हो, मैं मिस्टर केडी पाठक को समन्स यही देना चाहती हूँ। इजाजत है। थैंक यू। उम्मीद है कि आप मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे। सो मिस्टर केडी पाठक, उस रात आप डॉक्टर संधू के घर क्यों गए? डॉक्टर संधू को अपनी वसीयत में बदलाव करने थे। इसी सिलसिले में मेरी सलाह चाहिए थी। कैसी सलाह? वो अपनी वसीयत से अपने दामाद का नाम कटवाना चाहते थे ताकि उनके बाद उनकी जायदाद की इकलौती वारिस उनकी बेटी हो। ओह, आई सी। यानी कि घर जमाई का पत्ता काटने की पहले से ही तैयारी थी। I object, Your Honor. And I object to your objection, Mr. पाठक। आप भूल रहे हैं कि आप इस वक्त वकील सफाई नहीं, मेरे एक गवाह हैं। हाँ तो मिस्टर पाठक, आप जब डॉक्टर संधू के घर पहुंचे तो आपने क्या देखा? मैंने देखा कि डॉक्टर संधू को लाश मिले 10 मिनट हो गए और उन्होंने पुलिस को नहीं बुलाया। अजीब बात है। आपको नहीं लगता केडी? बिल्कुल नहीं। मेरे कहने पर तुरंत डॉक्टर संधू ने खुद पुलिस को फोन किया था। और आप वहां नहीं रहते या नहीं आते तो डॉक्टर संधू पुलिस को फोन करते ही नहीं? नहीं, ये आप इतना यकीन से कैसे कह सकती हैं कि डॉक्टर संधू पुलिस को फोन नहीं करते? मिस्टर पाठक, सवाल मैं पूछ रही हूं, आप नहीं। खैर, क्या ढूंढ रहे थे डॉक्टर संधू उस कमरे में? अपनी वसीयत ढूंढ रहे थे। वसीयत? जी। दामाद के कमरे से? जबकि पुलिस को वसीयत इनके कमरे से मिली। डॉक्टर संधू, आप अपने दामाद के कमरे में वसीयत नहीं कुछ और ढूंढ रहे थे।
क्या ढूंढ रहे थे आप, बताइए। केडी, डॉक्टर संधू, प्लीज सच बोलिएगा, नहीं तो मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। मैं पैसे ढूंढ रहा था। पैसे? हाँ, पिछले कुछ सालों से रमनीश मेरे क्लिनिक से, मेरी फैक्ट्री की तिजोरी से पैसे चुरा रहा था। उसके पास कम से कम 11 करोड़ रुपए थे इन कैश। ऑर्डर ऑर्डर। वो पैसे रमनीश ने अपने कमरे में छुपा कर रखे हुए थे। मैं उन्हीं पैसों को ढूंढ रहा था, लेकिन वो पैसे मुझे उसके कमरे में नहीं मिले। और ये बात आप अदालत में अब बता रहे हैं? हाँ, वो पैसा कैश में था जिस पर आयकर नहीं भरा गया है। अगर इतने सारे कैश के बारे में बताता तो मैं खुद मुसीबत में फंस गया होता। मुश्किल में तो आप अब आ गए हैं डॉक्टर संधू, क्योंकि अब आपके पास अपने दामाद को मारने की एक नहीं बल्कि 2 वजह है। पहली, अपनी बेटी को छुटकारा दिलाना, और दूसरी, अपने 11 करोड़ को हासिल करना। योर ऑनर, बेटी और दौलत दोनों के प्यार का बदला है ये बेरहम कत्ल। इस केस में अब एक नया सवाल खड़ा हो गया है, 11 करोड़ का सवाल। वो 11 करोड़ जो रमनीश ने छिपाए थे, लेकिन न डॉक्टर संधू को मिले न पुलिस को, तो फिर वो 11 करोड़ गए कहाँ? केडी, अदालत ने तुमको ये क्लॉक लेने कैसे दिया? अरे क्योंकि मेरे अलावा सबको लगता है कि ये बेकार है, इसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। और तुमको लगता है कि इसका केस से कोई कनेक्शन है? 100% है मिसेस बिलमोरिया। पुलिस ने जब ये अलार्म क्लॉक बरामद किया तो इस पर मिट्टी लगी हुई थी, यानी कि इसे कहीं गाड़ा गया था जमीन में, और इस केस का रहस्य भी वहीं गड़ा हुआ है। ढूंढना पड़ेगा। क्या ढूंढ रहे हैं आज मिस्टर पाठक? मेरे ही कंपाउंड में? मिस्टर अहमद, आपके ही कंपाउंड में, आपके ही आम के पेड़ के नीचे एक छोटा सा गड्ढा है। यह अलार्म क्लॉक जब पुलिस ने बरामद किया था तो इस पर मिट्टी लगी हुई थी। आई एम श्योर ये अलार्म क्लॉक उसी गड्ढे में दफन किया गया था। रियली? जी। लेकिन मुझे इस बारे में कुछ नहीं। कमाल है ना, जब भी इस अलार्म क्लॉक की बात आती है तो सबकी सुई आकर एक ही बात पर अटक जाती है कि पता नहीं। लगता है मुझे ही पता लगाना पड़ेगा। नहीं, यहां नहीं, अदालत में। I'll see you in court. योर ऑनर, जैसा कि आप उन तस्वीरों में देख रहे हैं, मिस्टर जमाल अहमद के बगीचे में मुझे एक 5 इंच की डायमीटर का गड्ढा मिला, जिसमें यकीनन इस 5 इंच के डायमीटर के घड़ी को दफन किया गया। प्लीज केडी, अपनी इस घड़ी की थियरी को दफन करो। केडी, ये कैमरा, ये घड़ी, इन सब का अगर इस केस से ताल्लुक है तभी इस दलील को आगे बढ़ाओ, वरना। ताल्लुक है योर ऑनर, और इस बात का सबूत भी है मेरे पास। रमनीश चावला के कातिल का सबसे बड़ा साझेदार, पार्टनर इन क्राइम, ये घड़ी है।
हाँ तो मिस्टर अहमद, उस दिन रात को 10:30 बजे जब आपके कैमरा ने मेरी तस्वीर ली तब फ्लैश हुआ, आप बाहर आए और आपने मुझे वहां पाया। जी। ठीक 1 घंटे पहले जब उसी कैमरा ने तस्वीर ली और फ्लैश हुआ और आप बाहर आए, आपने मिस्टर ऋषि ढींगरा को नहीं देखा। वो वहां थे ही नहीं। क्यों ऐसा ऐसा कैसे हुआ? जी वो घर चला गया था, उसने अपने बयान में भी यही कहा है। रियली? मुझे याद क्यों नहीं है? योर ऑनर, मैं मिस्टर ढींगरा को एक बार फिर से बुलाकर यह बात कंफर्म करना चाहता हूं। जी मैं पहले भी कह चुका हूँ कि गलती से मेरा पैर उस कैमरे से लगे धागे पर पड़ा, उससे मेरी फोटो खिंच गई। फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो मैंने डॉक्टर संधू की गाड़ी को देखा। देखकर मैं मुड़ा और अपने घर की ओर चला गया। शायद इसीलिए जमाल मुझे देख नहीं पाया। गलती हो रही है आपसे मिस्टर ढींगरा। आप अपने घर की ओर नहीं, आप डॉक्टर संधू के घर गए थे। रमनीश चावला का कत्ल कर साबित करो कि ये तस्वीर झूठी है, मैं मान लूंगा कि ये खून मैंने किया। जवाब दो। बोलिए मिस्टर केडी पाठक। इल्जाम लगाना बहुत आसान है, उसे साबित कैसे करोगे? रमनीश चावला का कत्ल कर सर ठीक 9:25 यानी कत्ल के वक्त मेरा फोटो इस कैमरे में खिंचा था, कमरे में नहीं, गार्डन में। हाँ बात तो ठीक है, उस कैमरे ने फोटो खींची थी आपकी। ये इस तस्वीर की बात कर रहे हैं? जी हाँ। लेकिन मिस्टर ढींगरा, ये तस्वीर कैसे हो सकती है? क्योंकि आप गार्डन में तो थे नहीं, आप तो डॉक्टर संधू के घर पर थे, रमनीश चावला का कत्ल कर रहे थे आप। तो फिर अपने आप कैमरा ने 9:25 पर ऋषि की फोटो खींची। कैसे? जादू से? ऑर्डर ऑर्डर। प्रोसिक्यूटर साहिबा, आपके सवाल का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बिल्कुल ठीक कहा आपने, जादू से। योर ऑनर, जैसा कि हम सब जानते हैं, जादू महज आंखों का भ्रम है। उस कैमरा ने 9:25 पर मिस्टर ढींगरा की तस्वीर कैसे खींची, यह मैं अदालत पर जाहिर करना चाहूंगा। योर ऑनर, मिस्टर ढींगरा ने बड़ी चालाकी से मिस्टर जमाल अहमद के बगीचे में लगाए हुए कैमरे के शटर से एक वायर लगाया, जिसका दूसरा छोर उन्होंने इस अलार्म क्लॉक के अलार्म की चाबी पर लगाया। ठीक 9:25 का अलार्म लगाया। इस अलार्म क्लॉक को मिस्टर जमाल अहमद के बगीचे में दफन किया ताकि इसका अलार्म किसी को सुनाई ना दे। डॉक्टर संधू के घर दाखिल हुए।
रमनीश चावला का कत्ल किया और उसी वक्त योर ऑनर 9:25 पर यह अलार्म बजा। क्योंकि ये जमीन में दफन हुआ था, किसी को इसकी आवाज सुनाई नहीं थी, लेकिन इससे जुड़ा हुआ तार तना और कैमरे ने तस्वीर ली। मिस्टर जमाल अहमद दौड़कर बाहर आए, लेकिन उन्होंने वहां किसी को नहीं पाया। जैसे ही वो अपने घर में दाखिल हुए, मिस्टर ऋषि ढींगरा बाहर आए। उन्होंने कैमरे में से उसकी असली चिप निकाली और अपनी चिप, जिस पर इनकी ली हुई अपनी तस्वीर थी, उसे कैमरा में डाली। घड़ी और सिरिंज दोनों को झाड़ियों में फेंका और अपने घर की ओर चल दी। What nonsense? क्या बकवास है ये? क्या सबूत है कि ये सब मैंने किया है? क्या सबूत है कि ये कोई और नहीं कर सकता था? राशि, जमाल या फिर खुद डॉक्टर संधू? क्या उस घड़ी पर मेरे निशान है? क्या सबूत है ये फोटो झूठी है? कहीं और खींची गई है? साबित करो कि ये तस्वीर झूठी है। मैं मान लूंगा कि ये खून मैंने किया। जवाब दो। बोलिए मिस्टर केडी पाठक। इल्जाम लगाना बहुत आसान है, उसे साबित कैसे करोगे? आप आम खाते हैं? वैसे मैं पर्सनली आई रियली लाइक मैंगोस। इनफैक्ट रत्नागिरी के पास मेरे एक दोस्त की आम का बगीचा है उसका, और सीजन में वो अलग अलग किस्म के आम मुझे भेजता रहता है। कभी कभी समय मिलता है तो मैं उसके बागान चले जाता हूँ वहाँ फ्रेश आम का लुत्फ उठाने। योर ऑनर, मिस्टर केडी पाठक पागल हो गए हैं। ये आम का इस केस से क्या कनेक्शन है? योर ऑनर, क्योंकि ये कोई आम नहीं, बहुत ही खास केस है। मिस्टर ढींगरा, आम को लेकर मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जिस तरह अलग अलग आम होते हैं, उसी तरह अलग अलग आम के पेड़ भी अलग अलग होते हैं। लॉजिकल? इस तस्वीर में आप एक आम के पेड़ के आगे खड़े हैं और इस तस्वीर में मैं एक आम के पेड़ के आगे खड़ा हूं। योर ऑनर, मैं जिस आम के पेड़ के सामने खड़ा हूं, वो आम का पेड़ तो मिस्टर जमाल अहमद के बगीचे में है, लेकिन मिस्टर ढींगरा जिस आम के पेड़ के सामने खड़े हैं, वो आम का पेड़ कहां है, ये हमें मिस्टर ढींगरा ही बता सकते हैं। मिस्टर ढींगरा, बताइए, जिस आम के पेड़ के आगे आप खड़े थे, वो आम का पेड़ कहां है? कहां खड़े होकर आपने तस्वीर निकलवाई? What? How utterly forgetful of me, Your Honor. एक अहम बात तो मैं कहना भूल ही गया। कत्ल के दूसरे दिन सुबह मिस्टर ढींगरा ने अपने बैंक में 2 लार्ज साइज लॉकर्स लिए। बैंक वालों का कहना है कि इन्होंने एक बड़े सूटकेस में से सामान निकालकर उन दोनों लॉकर्स में रखा। मुझे पूरा यकीन है, योर ऑनर, कि अगर उन लॉकर्स को खोला जाए तो जो 11 करोड़ डॉक्टर संधू अपने दामाद के कमरे से नहीं ढूंढ पाए थे, वही 11 करोड़ आपके लॉकर्स से बरामद होंगे। मिस्टर ढींगरा, am I right? Am I right? ऑर्डर ऑर्डर। राशि ने एक दिन सुमन से इमोशनल होकर सब कुछ कह दिया था। उसने कहा कि रमनीश ने डॉक्टर संधू के क्लिनिक से 11 करोड़ रुपए चुराए। उस दिन से मेरे मन में लालच जग गई और उन्हीं पैसों को हासिल करने के लिए मैंने ये सारा प्लान बनाया। डॉक्टर संधू के क्लिनिक से वो इंजेक्शन चुराया जिस पर उनकी उंगलियों के निशान थे। और पोटेशियम क्लोराइड का जहर भरा।
इंजेक्शन लगाना तो मैंने सुमन से कई सालों पहले ही सीख लिया था। और फिर वो घड़ी, धागा, कैमरा, दबे पांव, रमनीश का कत्ल। मुझे पता था वो 11 करोड़ जो ब्लैक मनी था उसका जिक्र इस केस में कोई नहीं करेगा। वो पैसे मेरे पास है। डॉक्टर संधू बेकसूर है। Thank you for the confession, Mr. Dhingra. Your Honor, the defense rests. ये अदालत ऋषि ढींगरा को रमनीश चावला के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और डॉक्टर संधू को बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. ओ मिस्टर जाफरी, एक बात कहनी थी आपसे। इस केस में इस अलार्म क्लॉक का साथ न देकर आपने बहुत बड़ी गलती की। हाँ, वो हिंदी में कहावत है ना कि अगर आप वक्त का साथ न दें तो वक्त आपका साथ नहीं देता। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। आप लोग भी याद रखिएगा। ना हिम्मत भाई, मैं उधार की तारीख नहीं बढ़ा सकता। अरे तारीख बढ़ेगी तो ब्याज बढ़ा के आपको देना पड़ेगा। हाँ क्या? अरे भाई, तुम्हारी मुसीबत की वजह से मैं मुसीबत में क्यों हूं बताओ मेरे को सोमवार तक पैसा चाहिए बस। हाँ बहुत भूख लगी है भाई। क्या रे निर्मेश, हैं? कब से तेरा इंतजार कर रहा हूं मालूम है क्या? और आजकल ये डब्बा लेट क्यों लेके आ रहा है? करूँ क्या? दक्षा बहन को तेरी कंप्लेन करूँ क्या? अरे नहीं सेठ जी, वो क्या हो गया ने कि रास्ते में ट्रैफिक बहुत जाम हो गया था। हाँ। तो उसके वजह से ना मैं थोड़ा अटक गया। हाँ ठीक है, ये लो सेठ जी। हाँ। पण सेठ जी, खाना एकदम गर्म है। हो कब से भूख लगी है मालूम है तेरे को? क्या देख रहा है उधर? सेठ जी, वो क्या है ने कि दक्षा बहन ने है ने पिछले महीने के टिफिन के पैसे मंगाए। अरे तेरे को और दक्षा बहन को मेरे पे भरोसा नहीं है क्या? है क्या मैं आज ही मरने वाला हूँ? रुक देता हूँ। रुक, किधर खड़ा रहे? ये ले पैसा, दे देना दक्षा बहन को, जा।
गट्टू बोलू। बेहोश हो गए? हाँ हाँ 100%। खाने ने अपना काम कर दिया है। हाँ रखता हूँ। और ये देखिए मेरे लॉ स्कूल की फोटोज। ये विश्वजीत राणावत, याद है ना आपको? हैंडसम मैन। ये मेरे गुरु श्री विद्याधर जी गोखले। नहीं क्या हो गया तुझे? गुड मॉर्निंग सर। सर मुझे आपसे एक जरूरी काम है। सर आपको मेरे लिए केस लड़ना होगा। कैसा केस? दक्षा बहन का केस सर। सर जब मैं अहमदाबाद में 3 साल तक कॉलेज में था तो हर रोज उन्हीं के वहां से टिफिन आता था। सर कमाल का खाना बनाती है। सर उनके हाथों में जादू है। सर ट्रस्ट मी, आज तक मैं उनके खाने का टेस्ट भुला नहीं पाया। सर आई एम टेलिंग यू, बहुत अच्छी लेडी है वो। वरुण स्लो डाउन। खाने की छोड़ यार, दक्षा बहन के बारे में बता। सर दक्षा बहन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है चोरी के केस में। सर बट आई एम वेरी श्योर उन्होंने चोरी नहीं की, किसी ने उन्हें फंसाया। सर आई एम टेलिंग यू ना, वो बहुत अच्छी लेडी। यार देख वरुण, मैं तो मर्डर केस से लड़ता हूँ, चोरी का केस है, चोपड़ा साहब लड़ लेंगे ना? चोपड़ा साहब नहीं सर। सर ये केस आप ही को लड़ना होगा। सर दक्षा बहन ने मुझे स्पेशली फोन किया आपकी हेल्प के लिए। सर ये केस आपको लड़ना होगा मेरे लिए। अगर तू कह रहा है बेगुनाह है तो लड़ना ही पड़ेगा। सर लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसके लिए हमें अहमदाबाद जाना होगा। टिकट करवा ले। थैंक यू सर। 10 मिनट है बस, समझ गए हो? इससे ज्यादा नहीं। दक्षाबेन, जय श्री कृष्ण। मैं केडी पाठक। केडी बहन, जय श्री कृष्ण। आपको कौन नहीं जानता, पूरे गुजरात में आपके नाम का डंका है। पर कभी सोचा नहीं था कि आपको इस तरह से सलाखों के पीछे मिलूंगी। आप चिंता मत करिए, यहां ज्यादा समय तक नहीं रहना पड़ेगा। बताइए उस दिन क्या हुआ था? योर ऑनर, हमारे अहमदाबाद में ही नहीं लेकिन पूरी दुनिया में ये कहावत है कि किसी भी इंसान के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। पर हमारी दक्षा बहन की ये कहावत है कि किसी भी इंसान की तिजोरी का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। 14 सितंबर दोपहर 1:30 बजे दक्षा बहन ने अपने क्लाइंट साहूकार खिमजी वोरा के यहाँ अपने टिफिन का डिब्बा भेजा। ये टिफिन का डिब्बा जिसमें तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान थे, इतने टेस्टी, इतने अच्छे कि इंसान पकवान के साथ साथ अपनी उंगलियां भी चाट जाए और फिर बेहोश हो जाए, क्योंकि इसी दक्षा बहन ने उसमें बेहोशी की दवाई मिलाई हुई थी। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। ये रही उस बचे हुए खाने की फॉरेंसिक रिपोर्ट। और उसी नशे में खिमजीबाई फौरन बेहोश हो गए। बस इसी मौके की ताक में बैठा दक्षाबेन का साथीदार गट्टू परमार फौरन दुकान के अंदर आ गया और पूरे 4,30,20,000 रुपए की चोरी की। खिमजी वोरा की पूरी जमा पूंजी। खिमजीबाई वोरा इस अदालत में क्यों नहीं आए? योर ऑनर, वो आईसीयू में है। उनकी दोनों किडनियां कमजोर हो गई हैं। दक्षाबेन ने अपने खाने में जो सेडेटिव्स मिलाकर उन्हें दिए थे, उससे उनकी दोनों किडनियों को काफी नुकसान पहुंचा है। ही इज क्रिटिकल। जज साहब,
मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं मालूम। 4 पुश्तों से हम खाना बनाकर लोगों का पेट भर रहे हैं। आज तक कभी किसी ने कोई शिकायत नहीं की। अपने अन्न पर गर्व है मुझे। और क्या आपको लगता है कि मैं अपने ही खाने में जहर या नशे की दवाई मिलाकर किसी को इस तरह से? नहीं जज साहब, इस तरह अपने अन्न का अपमान करके मैं किसी की हद नहीं, ये मेरे संस्कार नहीं है जज साहब। दक्षाबेन, आपके संस्कार क्या हैं, क्या नहीं है, भाई ये तो हम नहीं जानते। पर आप मेरा विश्वास कीजिए कि एक बात तो मैं अच्छे से जानती हूँ कि फिलहाल आप जो कुछ भी बोल रही हैं वो सरासर झूठ बोल रही हैं। और रहा सवाल आपके संस्कारों का, ये तो हमारे गवाहों से पता हमें चल ही जाएगा, है ना? जज साहब, मेरा पहला गवाह है रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ा गया चोर गट्टू परमार। जी, मैंने पुलिस को बोल दिया है, चोरी मैंने ही की थी। वाह गट्टू वाह, शाबाश। ये कहकर तुमने अदालत की बहुत बड़ी मदद की है। पर हमारी एक छोटी सी प्रॉब्लम और है, उसे भी सॉल्व कर दो। खीमजी बाई के घर से कुल 4,30,20,000 रुपए चोरी हुए थे, पर तुम्हारे घर से तो उसकी आधी रकम ही बरामद हुई है ना? बाकी नहीं। बाकी रकम मैंने उसको दी थी जिसने मुझे चोरी करने वहां भेजा था, मेरा भागीदार। तुम्हारा भागीदार है ना? कौन? दक्षाबेन। Silence in the court, please. उन्होंने मुझे वहां बुलाया और बोला कि खिमजी भाई के ऑफिस में करोड़ों रुपए हैं। हाँ, दोपहर के वक्त उनके ऑफिस में कोई भी नहीं होता, सब लोग खाना खाने के लिए घर चले जाते हैं। मैं खिमजी भाई के डब्बे में बेहोशी की दवा मिला दूंगी। हाँ, उन्हें खाना खिला देना, फिर चोरी करके सारा रुपया ले आना। वहां से जो भी पैसे मिलेंगे उसमें से आधे तेरे, आधे मेरे। ठीक है दक्षाबेन। झूठ, जैसा भी आदमी झूठ बोल रहा है, झूठ है ये। मैं इसे नहीं जानती, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा और ना ही इसने मुझे देखा है। ये मुझे फंसा रहा है जज साहब, ये मुझे फंसा रहा है, ये झूठ बोल रहा है। मैं अपने माँ की कसम खा के कह रही हूँ, ये झूठ बोल रहा है। इसने मुझे कभी कोई पैसे नहीं दिए, कभी नहीं। दक्षाबेन, ये अंबे माता का ही प्रकोप है, क्योंकि आपने उनकी झूठी कसम खाई और इस बात के मेरे पास गवाह हैं। एक नहीं पर 3। हाँ, मैंने इस आदमी को 2 हफ्ते पहले दक्षाबेन के घर से निकलते देखा था। हाँ, मैंने भी इसे देखा था, पर मुझे देखकर ये मुंह छुपाकर भाग गया था। हाँ साहब, मैंने भी इस आदमी को दक्षाबेन के घर से निकलते देखा था। सुना दक्षाबेन? उखाड़ पड़ी नहीं? ले, अब भी आप कहेंगी कि आप गट्टू को नहीं जानती? नहीं? चल, कोई बात नहीं, मैं मदद करती हूँ। पहचाना इस बैग को? योर ऑनर, ये वही बैग है जिसमें से पुलिस को 2,15,10,000 रुपए बरामद हुए थे, और ये बैग दक्षाबेन के घर के बाहर कूड़ेदान में मिली थी। और इन्होंने ही गट्टू को ये बैग वहां रखने के लिए कहा था। नहीं जज साहब, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे नहीं मालूम ये पैसे वहां कैसे आए। ये मैंने कुछ नहीं
झूठ बोल रहे हैं सब झूठ बोल रहे हैं जज साहब। तो फिर तुम्हारे खाने में तुम्हारे अलावा बेहोशी की दवा और कौन डाल सकता है? मिसेस कक्कर, बस इसी प्रश्न की प्रतीक्षा कर रहा था कि खिमजी बाई के टिफिन में दक्षा बहन के खाने में दक्षा बहन के अलावा और कौन बेहोशी की दवा मिला सकता है। योर ऑनर, दक्षा बहन अपने 4 पुश्तों की कमाई हुई प्रतिष्ठा और इज्जत चंद रुपयों के लिए दांव पर लगा दे, यह संभव नहीं है। बड़ी साफ बात है कि खिमजी बाई के टिफिन में बेहोशी की दवा दक्षा बहन ने नहीं, किसी और ने डाली थी। किसी और ने? I don't feel bad, लेकिन आप मुंबई वाले किसी भी नतीजे पर फौरन पहुंच जाते हैं। दक्षा बहन, मैं चाहूंगी कि आप अदालत को अपने पूरे दिन का रूटीन बताएं, डिटेल में, ताकि हम हमारे मेहमान, मुंबई से आए हुए मेरे दोस्त केडी भाई ये जान सके कि ये काम किया किसने है ना? हाँ है। बोलिए। जी जैसा मैं रोज सुबह 5 बजे उठ के स्नान करके भगवान की पूजा करके रसोई में जाती हूँ। फिर मैं दाल, अनाज और तरकारी साफ कर लेती हूँ। तब तक 6 बज जाते हैं। फिर 6 बजे हमारे महाराज आते हैं, जो पिछले 20 साल से मेरे साथ रसोई में काम कर रहे हैं। फिर हम दोनों मिलकर सारा खाना बना लेते हैं। राइट, यानी आप दोनों ही होते हैं, कोई तीसरा नहीं होता। नहीं केडी भाई, हमारे महाराज तो इतने गुणी है कि वो अकेले हाथ सबका खाना बना सकते हैं। फिर 10 बजे तक सारा खाना बन जाता है, दाल, चावल, सब्जी और मीठा। फिर 10 बजे पवित्र आती है। पवित्रा बहन? जी, पवित्रा सारे डब्बे साफ करके मुझे देती है और फिर मैं उन डब्बों को चेक करके मैं, महाराज और पवित्रा डब्बों में खाना भरते हैं। दक्षा बहन, डब्बे में खाना पैक करने से पहले क्या आप चखती हैं? हाँ हाँ केडी भाई, हमेशा। ग्यारह साल की उम्र से खाना बना रही हूँ साहब। अगर खाने में थोड़ा सा नमक कम या ज्यादा भी हो जाए ना तो मैं सूंघ के बता सकती हूँ। और उस दिन आपको ऐसा कुछ नहीं लगा? खाना बिल्कुल ठीक था? हाँ, मैंने खाना चख के देखा था। चलिए, खाना तैयार हो गया, डिब्बों में भर गया। फिर मेरे दोनों लड़के आते हैं, निर्मेश और मनसुख। मेरा मतलब जो मेरे लिए रसोई में काम करते हैं। फिर ये दोनों अपने अपने लिस्ट के मुताबिक डब्बों को बांटने के लिए चले जाते हैं। मतलब ए से लेकर जेड तक, खाना बनाने की क्रिया से लेकर उसे डिब्बे में भरकर भेजने की क्रिया तक, हर काम आपकी नजर के सामने होता है ना? तो जब ये कार्य चलता है उस समय आप कहाँ होती? मैं वही रहती हूँ केडी भाई, मेरी नजर यहाँ से वहां जरा नहीं हटती। दक्षा बहन, खिमजी भाई को डब्बा किसने पहुंचाया था? जी, निर्मेश ने। भी क्या बताओ साहब, मेरे सामने तो ना डब्बा पूरा टाइम बंद था, क्योंकि मैंने तो डब्बा लिया ने, मैंने तो सीधा साइकिल पे टांगा ने, बिना किधर रुके मैं तो सीधा खेमजी भाई के ऑफिस पर पहुंच गया। क्या है ना कि उनका डब्बा पहला था ना, तो सब मैंने तो घंटी बजाया, डब्बा दिया, महीने के पैसे लिए ने, मैं तो निकल गया सब। तो
उस समय खिमजी भाई के साथ उनके दफ्तर में कोई था? नहीं साहब, वो तो अकेले थे, पर और तो और साहब उन्होंने है ना मेरे सामने डब्बा खोला और खाना शुरू कर दिया। हैं? किसी और को उसमें कुछ भी मिलाने की गुंजाइश थी ही नहीं, है ना? ब्रिलियंट ऑब्जर्वेशन मिसेस ठक्कर, थैंक यू वेरी मच। हाँ तो आम तौर पर डब्बा लेकर खिमजी भाई के ऑफिस कितने बजे पहुंचते थे आप? यही 1 बजे। लेकिन उस दिन तो आप 1:20 पे पहुंचे थे, ये 20 मिनट लेट क्यों हो गए? नहीं साहब, ऐसा आपको किसने बोला है? जज साहब, मेरा नाम किशन भाई धारीवाल है और मैं भी खेमजी भाई की तरह एक साहूकार हूँ और मेरा दफ्तर और इनका दफ्तर आजू बाजू है। और ये लड़का उनको टिफिन देने के बाद मेरे को टिफिन देता था, लेकिन उस दिन ये 20 मिनट देरी से आया। चलिए निर्मेश, अब बता दीजिए कि 20 मिनट देरी क्यों हो गई आपको? अभी साहब क्या बताऊं मैं आपको? सच बताओ साहब, क्या है ना कि उस दिन मैं ऑलरेडी 20 मिनट लेट चल रहा था। आधे रास्ते में पहुंचाने मेरे को पता चला कि एक डब्बा कम थी है, तो साहब मैंने क्या किया ना, मैंने साइकिल वापस घुमाई, डब्बा ढूंढने गया, लेकिन साहब मेरे को डब्बा मिला नहीं। साहब मैं बहुत घबरा गया था साहब। तो क्या है ना साहब कि अगर दक्षा बहन को पता चलता ना तो मेरे को बहुत डांट पड़ती साहब। फिर क्या किया तुमने? साहब फिर है ना मैंने मनसुख को फोन किया। क्या है ना साहब कि उस दिन ऑफिस में उसका एक ग्राहक नहीं आया था साहब, तो मैंने है ना उससे एक एक्स्ट्रा डब्बा मांगा और मनसुख ने ना साहब मेरे को चुपके से वो डब्बा दे दिया। तो ये गुमशुदा डब्बा कहानी है या बहाना उस डब्बे के खाने में जहर डालने के लिए? नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। एक और बात निर्मेश, गट्टू का कहना है कि जब वो ऑफिस में चोरी करने घुसा तो ऑफिस का दरवाजा खुला था। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने जानबूझकर उस दरवाजे को खींचकर बंद नहीं किया क्योंकि तुम चाहते थे कि वो दरवाजा गट्टू के लिए खुला रहे? कहीं तुम गट्टू के पार्टनर तो नहीं? नहीं साहब, वो क्या है ना कि दरवाजा भूल से मेरे से खुला रह गया होगा। दक्षा बहन, केडी भाई, निर्मेश ऐसा नहीं कर सकता। वो सालों से मेरे साथ है, वो तो मेरे बेटे जैसा है। वो बहुत भोला है केडी भाई, वो ऐसा नहीं कर सकता। और तो और साहब, अगर आपको है ना डब्बे के बारे में यकीन ना आता हो ना तो आप मनसुख से खातिरी कर लीजिए। हाँ जी, उस दिन निर्मेश को एक्स्ट्रा डब्बा मैंने ही दिया था। तो मनसुख भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो डब्बा आपने निर्मेश को दिया वही डब्बा निर्मेश ने खिमजी भाई को दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ही बेहोशी की दवा उस डब्बे में मिलाई और आपने ही कट्टू को वहां चोरी करने भेजा? आप ही कट्टू के पार्टनर थे, हो सकता है? हाँ। नहीं, दक्षा बहन। नहीं केडी भाई, मनसुख मेरे भावज का बेटा है। वो भला ऐसा क्यों करेगा? वो ऐसा नहीं कर सकता। केडी भाई, आपकी मुवक्किल खुद आपके सस्पेक्ट को निर्दोष का सर्टिफिकेट दे रही है। अब आप क्या करेंगे? प्रोसिक्यूटर साहिबा, मैं सोच रहा हूं कि गट्टू चोर को कटघरे में बुलाओ। क्या ख्याल है आपका? तो गट्टू जी, दोपहर के 1:30 बजे आपने चोरी की और उसी दिन शाम के 5 बजे पुलिस ने तुम्हें धर लिया। इतनी जल्दी पुलिस तुम तक पहुंच कैसे गई? 1 मिनट केडी भाई, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि तेजी और चपलता सिर्फ आपकी मुंबई की पुलिस में है ना, हमारे अहमदाबाद की पुलिस भी कुछ कम नहीं। खिमजी भाई के ऑफिस में गट्टू से ये संजीवनी हर्बल दवाखाने में बनी ये जड़ी बूटी का पैकेट गिर गया था। बस सिर्फ इस एक सबूत के सहारे हमारी पुलिस ने गट्टू को ढूंढ निकाला। क्या बात है मिसेस ठक्कर, क्या बात है? संजीवनी हर्बल दवाखाना, ये तो बालों को झड़ने से रोकने की दवा है।
तुम्हारे बाल तो अच्छे खासे हैं, तुम्हें इसकी जरूरत कैसे पड़ गई? नहीं, मेरे लिए नहीं, मेरे बापूजी के लिए। ऐसी आपके बापूजी के लिए, उस बापूजी के लिए जिसकी तस्वीर आप अपने बटुए में रखते हैं। आप ही का बटुआ है। बड़े हैंडसम है आपके बापूजी। तो मैं समझा नहीं, आपके सर पर इतने घने बाल हैं, आपके बापूजी के सर पर एक भी बाल नहीं, तो ये दवा किसके लिए थी? वो कहीं पुलिस के लिए तो नहीं थी? ताकि पुलिस उस दवा के पैकेट के जरिए दवाखाने तक पहुंचे और दवाखाने के जरिए आप तक। आप ये कहना चाहते कि इसने जानबूझकर ये पूरी गिराई? जी जी। केडी भाई, ऐसा आपके मुंबई में होता होगा, हमारे अहमदाबाद में नहीं, है ना? एक बात बताइए प्रोसिक्यूटर साहिबा, अक्सर चोर चोरी करके भाग जाता है, फरार हो जाता है, तो फिर गट्टू ने ऐसा क्यों नहीं किया? वो अपने घर जाकर चोरी की रकम बिस्तर पर फैलाकर दरवाजे खिड़कियां खोलकर क्यों बैठा था? ये उसकी बेवकूफी थी या चालाकी, ताकि पुलिस तुम्हें पकड़े और तुम अदालत में दक्षाबेन के खिलाफ गवाही दो। योर ऑनर, एक बुरी खबर है। मिलॉर्ड, दक्षाबेन ने जो बेहोशी की दवा खिमजी भाई को दी थी, उससे उनकी किडनी फेल हो गई और अभी 1 घंटा पहले उनकी मौत हो गई। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। शबीन, ये क्या कर दिया तुमने? कुछ पैसों के लिए आपने एक आदमी की हत्या कर दी। तो आप पर सिर्फ चोरी का इल्जाम था। आप एक खूनी है आप। जज साहब, खिमजी वोरा की हत्या के आरोप में दक्षाबेन को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। नहीं जज साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया केडी भाई। मैं खिमजी भाई की दुखद मौत ने इस केस को बड़ा ही गंभीर मोड़ दिया है। जिस तरह के हालात दिख रहे हैं, मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया हूं कि क्या यह पूरा षड्यंत्र सिर्फ पैसों की चोरी के लिए किया गया था या खिमजी भाई की मौत के लिए। यह केस एक मर्डर केस बन चुका है। जब तक इस केस की पूरी तरह छानबीन ना हो, यह अदालत मुलतवी की जाती है। लगता है खिमजी भाई की मृत्यु की खबर सुनकर तुम्हारी भूख भी मर गई। मैं जानता हूं कि तुम जानते हो दक्षाबेन सच बोल रही, यानी कि मैं जानता हूं कि तुम झूठ बोल रहे हो। यह नहीं जानता कि क्यों झूठ बोल रहे हो, क्यों दक्षाबेन को फंसा रहे हो, किसके कहने पर? योजना के अनुसार चोरी की आधी रकम तुमने दक्षाबेन के घर के बाहर कचरे के डिब्बे में डाला। उसके बाद अपने आप को पुलिस को पकड़वा दिया। उस खाने में बेहोशी की दवा भी तुम्ही ने डाली थी। नहीं, तो किसने मिलाई थी? ये मैं आपको नहीं बता सकता। देखिए, मैं बहुत बुरी तरह फंस गया हूँ। मुझे नहीं पता था कि वो सेठ मर जाएगा। मुझे लगा कि मुझ पर चोरी का इल्जाम आ जाएगा और मैं उसकी दी हुई जमानत से छूट जाऊंगा। देखो गट्टू, मैं जानता हूं कि तुम बेगुनाह हो, इस कत्ल में तुम्हारा कोई हाथ नहीं, और अदालत में मैं तुम्हारी सजा कम भी करवा दूंगा। लेकिन तुम्हें अपने भागीदार का नाम बताना होगा। उसी की वजह से तो अब जज साहब ने मुझे फांसी की सजा दे देंगे।
मुझे पूरा यकीन है कि तुम बेकसूर हो और तुम्हारी सजा मैं कम करवा दूंगा, लेकिन तुम्हें ये तो बताना पड़ेगा कि तुम्हारा भागीदार कौन है। ये क्या हो रहा है केडी भाई? विशेष कुछ नहीं, बस गवाह से थोड़ी जानकारी हासिल करने का प्रयत्न कर रहा था। अंधेरी कोठरी में उसे धमका कर बात कर। अरे तू पागल થઈ ગયો છે? हाँ? अरे यार डिफेंस लॉयर छे, दक्षाबेन को निर्दोष साबित करके तुझे फांसी के फंदे पे चढ़ा देगा। फांसी हो जाएगी तुझे। समझाए तने? समझाए? मुझे जो कुछ भी कहना है मुझे कह, और वो भी अदालत में। केडी भाई आप, ये हमारा अहमदाबाद है, आपका मुंबई नहीं, जो आपके लिए सारे दरवाजे आसानी से खुल जाएंगे। यहाँ सब कुछ हमारे तरीके से होगा, समझिएगा? है ना? समझ गया। वैसे इसका जवाब मैं आपको दूंगा अदालत में। सर बोल। सर ये रहा टिफिन, दक्षाबेन के घर से ही लाया हूं। और उस दिन ऐसा ही टिफिन खीमजी भाई के यहां भी गया था। और सब और सर ये दक्षाबेन की रेसिपी की किताब जो आपने मंगवाई थी। पर आप इस किताब का क्या करेंगे? उंधियू की रेसिपी देखना चाहता हूँ। बैंगन, आलू, सूरन, असली घी कहीं पर भी नहीं, और दाल ढोकली। इसमें भी असली घी नहीं पड़ता। असली घी? हाँ असली घी, फिर क्योंकि फोरेंसिक्स के रिपोर्ट के अनुसार खिमजी भाई को जो डब्बा गया था उस खाने में असली घी के ट्रेसेस पाए गए। देखना यह है कि असली घी ऊंधियू में था या मिलॉर्ड, गट्टू ने अपनी शर्ट से छत पर लगे हुक पर लटक कर खुद को फांसी दे दी। गट्टू ने अपनी जान दी नहीं या ऑनर, बल्कि केडी पाठक ने उसकी जान ली है। I object, Your Honor. योर ऑनर, कल रात लॉकअप में केडी पाठक ये आखिरी इंसान थे जो गट्टू से मिले थे। इन्होंने ही उसे धमकी दी थी कि अगर वो अदालत में दिया गया दक्षाबेन के खिलाफ उसका बयान वापस नहीं लेगा तो वो दक्षाबेन को निर्दोष साबित करके गट्टू को फांसी के फंदे पर चढ़ा देंगे। बस इसी डर से गट्टू ने आत्महत्या की। गट्टू को फांसी की धमकी आपने दी थी, मैं तो उसे समझाने गया था। केडी भाई, अब मुंबई वाले हम अहमदाबाद वालों को नादान समझते हैं। खूब जानती हूँ मैं डिफेंस के ये हथकंडे। मिस ठक्कर, आपके पास कोई सबूत है कि केडी पाठक ने गट्टू को फांसी की धमकी दी थी? योर ऑनर, सबूत की कोई जरूरत ही नहीं है, जबकि डिफेंस लॉयर देर रात तक। तो फिर मैं आपको हिदायत देता हूँ कि केडी पे इल्जाम लगाना बंद कीजिए और केस को आगे बढ़ाइए। जी योर ऑनर। मिस्टर पाठक, प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, ये हूबहू वैसा ही टिफिन है जैसा उस दिन खिमजी भाई के दफ्तर में भेजा गया था। इसमें खाना भी बिल्कुल वैसा ही है जो उस दिन था। ऊपर के डब्बे में रोटी और मीठा, दूसरे डब्बे में चावल, तीसरे डब्बे में ऊंधियू और आखिरी में दाल ढोकली। दक्षाबेन, उस दिन भी खाने का यही क्रम था ना? हाँ केडी भाई, मीठा और सूखा ऊपर के डब्बे में होता है, गरम और पतली सब्जियां नीचे वाले डब्बे में। आपको डब्बा पैक करना तो आ गया मिस्टर पाठक, अब क्या हमें खाना खिलाने का इरादा है? योर ऑनर, फोरेंसिक्स के मुताबिक बेहोशी की दवा
आखिर के 3 डब्बों में पाई गई, यानी कि चावल में, ऊंधियों में और दाल ढोकली में। रोटी और मीठे में बेहोशी की दवा की कोई ट्रेसेस नहीं मिली। तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? दक्षा बेन अच्छी तरह जानती थी कि खिमजी बाई को मारने के लिए कितनी दवा काफी है ना? दक्षा बेन, मुझे ये बताइए कि आप जब खाना बनाती हैं तो क्या उसमें असली घी का इस्तेमाल करती हैं? नहीं केडी भाई, असली घी सिर्फ रोटियां और मीठे में डलता है, बाकी के खानों में असली घी नहीं डालते। असली घी भारी होता है और सबकी सेहत के लिए ठीक भी नहीं होता। बाकी खाने में असली घी नहीं डलता है, योर ऑनर। अगर दक्षा बेन अपने खाने में असली घी नहीं डालती तो सोचने वाली बात यह है कि फोरेंसिक्स को उस खाने में से असली घी के ट्रेसेस कैसे मिले? असली घी? मैंने तो असली घी डाला ही नहीं था। मिलॉर्ड, डाला भी होता तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मौत असली घी से नहीं बेहोशी की दवा से हुई है। तो बेहोशी की दवा असली घी में मिलाई गई थी, योर ऑनर। योर ऑनर, इस घी को खिमजी बाई के टिफिन के ढक्कनों पर इस तरह लगाया गया। और पैक किया गया। गर्म खाना होने के कारण जैसे ही घी पिघला, उसमें डाली गई बेहोशी की दवा खाने में मिल गई। योर ऑनर, जाहिर सी बात है योर ऑनर कि मेरा शक उन लोगों पर जाएगा जिन्होंने डब्बा भरने में और बांधने में दक्षा बेन की मदद की। सबसे पहले मैं पवित्रा बेन को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। आ તમે શું બોલો છો? आप ये क्या कह रहे हैं साहब? मैं घी में जहर मिलाकर डब्बों के ढक्कन पर? ना ना, अपनी बहन समान दक्षा बेन के साथ मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे क्या नर्क में जाना है? दक्षा बेन, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। केडी भाई, पवित्रा ऐसा नहीं कर सकती। वो बहुत भोली है। फिर तो एक ही शख्स बचता है योर ऑनर, महाराज जी। क्या मैंने उस भोजन में बेहोशी की दवा मिलाई? अरे बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। मैं पूछ रहा था आपसे। एक बात कान खोलकर सुन लो, अपने भोजन से किसी की जान लेने से पहले मैं अपनी जान ले लूंगा। शांत शांत થઈ જાઓ महाराज। मुंबई वालों जी, आई होप आप समझ गए केडी भाई। शांत हो जाइए महाराज। केडी भाई आपको नहीं जानते ना, इसलिए उन्होंने। केडी भाई, महाराज तो मेरे गुरु समान है, वो भला ऐसी हरकत क्यों कर सकते हैं? वो ऐसा नहीं कर सकते। दक्षा बेन अगर सभी निर्दोष है तो उस खाने में बेहोशी की दवा क्या आप? अपनी बात पूरी कीजिए मिस्टर पाठक। तो क्या खाने में बेहोशी की दवा आपने मिलाई थी दक्षा बेन? नहीं नहीं, मैं तो आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। बल्कि मैं तो कोर्ट से कब से कह रही हूँ कि दक्षा बेन ही खूनी है। मिस्टर पाठक, आपने जो डब्बे के ढक्कनों पर लगे घी की दलील दी है, उससे काफी हद तक मैं सहमत हूं। इस डब्बे को फोरेंसिक भेजा जाए और ढक्कनों की पूरी तरह जांच की जाए। लेकिन केडी, गट्टू की मौत के बाद तुम्हारे लिए मुश्किल हो गया है ये साबित करना कि दक्षाबेन के अलावा कोई दूसरा उसका भागीदार था। हाँ, मैंने भी इसे देखा था, पर मुझे देखकर ये मुंह छुपाकर भाग गया था। योर ऑनर,
मैं एक बार पवित्रा बहन को फिर से कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। क्या बात है पवित्रा बहन, आपको देखकर लग रहा है कि आज आपकी तबीयत कुछ नासाज है और आपकी आंखें जता रही हैं कि आप रात भर रोई हैं। सब ठीक है ना? जी, मैं क्यों रोने लगी? वो तो मुझे थोड़ा बुखार है। वो ऐसी बुखार है? ऐसा कैसा बुखार? एक सुहागन जिसका रोजमर्रा का श्रृंगार है मंगलसूत्र पहनना, सिंदूर लगाना, वो भूल गई हैं आप? ऐसा कैसा बुखार? जी, वो तो मैं जल्दी जल्दी में थी ना, इसलिए सिंदूर और मंगलसूत्र दोनों भूल गई। वैसे आपके पति तो ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल। क्या नाम है उनका? नरेश कुमार। नरेश कुमार। क्या करते हैं वो? क्या व्यवसाय है उनका? जी, वो दूध की दुकान में काम करते हैं, डेयरी। डेयरी? कहाँ पर? राजकोट में। राजकोट में? तो उनकी डेयरी का नंबर तो होगा ना आपके पास? जी बिल्कुल। जरा बताइए। 0261 2854 2854 524। नंबर तो मैंने लगाया है, मुझे पूरा यकीन है योर ऑनर कि ये नंबर नहीं लगेगा। जी, शायद वो नंबर खराब होगा। नंबर खराब नहीं, एसटीडी कोड गलत है। 0261 सूरत का कोड है, राजकोट का कोड 0281 है। जरा अपने हाथ बताइए, कलाई बताइए। आपके हाथों में कांच की चूड़ियां पहनती थी आप, वो भी तोड़ दिया आपने और टूटे हुए कांच की चूड़ियों के निशान हैं आपके हाथों पर। माफी चाहता हूं, प्रश्न थोड़ा कड़वा है लेकिन पूछना पड़ेगा। आपके पति का निधन हो गया क्या? यही दंड है मेरा कि मैं अपने पति के मौत पे खुल के रो भी नहीं सकती। लेकिन वो मरा, मेरी वजह से वो मरा। हाँ, मेरी वजह से वो मरा, क्योंकि मैंने उसे कहा था किमजी भाई के ऑफिस जाकर चोरी करने के लिए। ऑर्डर ऑर्डर। कट्टू ही मेरा पति था। हाँ, इसीलिए सारे गवाह कह रहे थे कि उन्होंने गट्टू को दक्षा बहन के घर के बाहर देखा क्योंकि वो आपसे मिलने आता था। पवित्रा बहन, अदालत को यह भी बता दीजिए कि खिमजी भाई के टिफिन के ढक्कनों पर बेहोशी की दवा वाला घी आप ही ने लगाया था। दरअसल मुझे पता था कि किमजी भाई का डब्बा कौन सा है, इसीलिए मैंने घी में बेहोशी की दवा मिलाई और घी को उस डब्बे के ढक्कनों पे लगाया। और फिर मैंने अपने गट्टू को कहा कि वहां जाकर चोरी करे। एक आखिरी प्रश्न। 4,30,20,000 बहुत बड़ी रकम होती है। ये रकम लेकर आप लोग फरार हो सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया आपने? गट्टू को क्यों पकड़वाया और उसके जरिए दक्षा बहन को क्यों फंसाया? क्योंकि हम दोनों को ऐसा बोला था करने के लिए। प्लान हमारा नहीं था। उसने हमें बोला कि किमजी भाई को बेहोश करो और चोरी करो। इसके बदले में वो मेरे गट्टू की जमानत देकर हम दोनों को अलग से 25 लाख देगा, जामनगर में जमीन, और गट्टू को एक अलग से एसटीडी की दुकान खोल के देगा। बस हमने इसी लालच में आकर ये सब किया। पवित्रा बहन, अदालत को बताइए कि ये लालच आपको किसने दी थी?
किशन भाई धारीवाल ने। कहाँ कर जा रहा है? जज साहब, खेमजी भाई की वजह से मेरी साहूकारी का धंधा चौपट हो रहा था और उन्होंने मेरे सारे ग्राहकों को हथिया लिया था। इससे पहले कि मैं बर्बाद होता, मैंने उन्हें मारने का प्लान बना डाला। जज साहब, मुझे पता था कि उनके गुर्दे कमजोर हैं और बेहोशी की दवा का जरा सा ओवरडोज उन्हें मार देगा, और इसीलिए पवित्रा और गड्डू को चोरी का लालच दिया ताकि वो अनजाने में खेमजी भाई का खून कर सके। और जज साहब, ये सब मैं अपने धंधे को बचाने के लिए किया था और ये सारा प्लान मैंने बनाया था जज साहब, मैंने। Arrest my case, Your Honor. ये अदालत किशन भाई धारीवाल और पवित्रा बेन को खिमजी भाई वोरा के दफ्तर से चोरी करने और उनके मर्डर के केस में दोषी ठहराते हुए उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और दक्षा बेन को इस इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। कांग्रेट्स। थैंक यू। दक्षा बहन, मैंने कहा था ना आपसे, आपको कुछ नहीं होगा। भगवान तारू भलो करे। धन्यवाद बेटा। अरे धन्यवाद मुझे नहीं, इन्हें कहिए। खेड़ी भाई, धन्यवाद। अरे अरे, छोड़ के चल। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे मिसेस टक्कर, इस केस के शुरुआत से आप कह रही हैं कि मेरा मुंबई और आपका अहमदाबाद। वैसे अहमदाबाद जितना आपका है उतना मेरा, और जितना मेरा मुंबई है उतना आपका। और इस केस में अगर हमारा कुछ है तो वो है हमारा हिंदुस्तान। बोलिए जय हिंद। जय हिंद। बोलिए जय हिंद।